नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं शिमला से आपके साथ शकील कुरैशी जुड़ा हूं इस बुलेटिन में। और हिमाचल प्रदेश में आज क्या कुछ दिन भर रहा है, इसकी जानकारी हम इस बुलेटिन में आपके साथ साझा करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करें और हमारे साथ जुड़ें। हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ आज खास रहा है आपको बता दें। समोसे का जो बवंडर मचा है वो शिमला या हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि मुंबई, महाराष्ट्र के चुनाव तक पहुंच चुका है। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महाराष्ट्र में इस समोसे को लेकर जो है वो बड़ी बात कही है। हिमाचल प्रदेश में यहां पर प्रदर्शन हुए हैं, उसकी जानकारी हम आपको देंगे। इसके साथ साथ विपक्ष किस तरह से हावी हो रहा है मुख्यमंत्री कार्यालयों को लेकर, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। ग्रीन बोनस हिमाचल प्रदेश में मिले हिमाचल प्रदेश को, इसको लेकर भी आपसे चर्चा करेंगे। वोकेशनल ट्रेनरों की बात करेंगे, बिजली बोर्ड कर्मचारियों की चर्चा करेंगे क्योंकि उनके साथ बैठक एक बुलाई गई है और प्रबंधन के साथ ये बैठक होगी। उसके बाद जो है वो बड़ा फैसला होगा। बिजली बोर्ड के जो पेंशनर हैं उनका भी एक फोरम बना है, उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। इसके साथ साथ प्राइवेट बस ऑपरेटरों ने क्या चेतावनी दी है, उनके साथ बैठक होने वाली है, उसकी भी जानकारी हम आपसे साझा करेंगे। बीएड की काउंसलिंग है, अधिकारियों का क्रिकेट मैच है, उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। मौसम भी करवट बदलने वाला है, क्या कुछ उसकी चेतावनी मिली है, ये भी हम आपसे साझा इस बुलेटिन में करेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं हिमाचल प्रदेश में मचे समोसे के बवंडर को लेकर। तो ये बवाल जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है और समोसे का जो विवाद है वो महाराष्ट्र तक पहुंच गया है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू थे, वहां पर चुनाव होने हैं विधानसभा के, तो मुंबई गए हैं मुख्यमंत्री। और मुंबई में आज उन्होंने एक प्रेस वार्ता की और उस प्रेस वार्ता में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी पर जमकर उन्होंने निशाना साधा और तंज भी कसा। और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुंबई में कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान वहाँ पर कि वहाँ समोसे की राजनीति चल रही है या फिर विकास की राजनीति, ये तंज आज मुख्यमंत्री ने कसा है। और उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में क्या समोसे की राजनीति है। उन्होंने वहाँ पर ये एक उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि जिस तरह से वो महाराष्ट्र में एक कार्यालय में पहुँचे, अपने कांग्रेस कार्यालय में, तो वहाँ पर एक दूसरे नेता हैं अजय, वहाँ के जो नेता हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने पवन खेड़ा, उन्होंने मुख्यमंत्री को समोसा ऑफर किया। तो मुख्यमंत्री ने वहाँ पर क्या कहा, उन्होंने कहा कि उनसे पूछा कि समोसे की राजनीति आखिर कहाँ तक चल रही है, कहाँ पर पहुँच चुकी है। तो ये राजनीति क्या महाराष्ट्र में भी चल रही है और विकास की बात क्या यहाँ पर हो रही है या नहीं हो रही है, उन्होंने ये बात कही। उन्होंने बड़ी बात ये कही है कि हिमाचल प्रदेश में भी महाराष्ट्र की तर्ज पर ऑपरेशन लोटस जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने चलाया था, लेकिन उसे पूरी तरह से विफल कर दिया गया। और उस ऑपरेशन लोटस के विफल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक बौखलाई हुई है और हिमाचल सरकार को बदनाम करने की लगातार साजिशें रच रही है। इस तरह का आरोप मुख्यमंत्री ने वहां पर लगाया और उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो है वो साथ दिया है कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस सरकार का साथ दिया है। और इसी जो जनता का सहयोग सरकार को मिला, इसी सहयोग के चलते वापस कांग्रेस की विधानसभा में सीटें जो है वो 40 की 40 हो चुकी हैं। यानी ऑपरेशन लोटस के समय में जो सीटें 6 सीटें कांग्रेस पार्टी ने गंवाई थी वो जनता ने वापस दिलाई है। और ये जनता का सहयोग है, समर्थन है कांग्रेस पार्टी को। और इसी समर्थन के चलते ऑपरेशन लोटस जो है वो भारतीय जनता पार्टी का वो पूरी तरह से फेल कर दिया गया। तो ये बड़ी बात आज महाराष्ट्र के मुंबई में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही। और उन्होंने कहा कि देश में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जो है वो विकास की राजनीति की है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी हो या फिर स्वर्गीय राजीव गांधी हो, उन्होंने देश के लिए, भारत देश के लिए जो है वो विकास की ऐसी नीतियां बनाई जो आज तक चल रही हैं और उन पर देश लगातार आगे बढ़ रहा है। तो कांग्रेस विकास की राजनीति करती है, ना कि समोसे की राजनीति करती है। इस तरह का तंज जो है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विपक्षी दल पर जो है वो कसा है। आपको बता दें कि समोसे की जो राजनीति चल रही है उसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने शिमला में प्रदर्शन किया। शिमला में ये प्रदर्शन नाज के पास हुआ और वहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो युवा मोर्चा है उसकी तरफ से
जो समोसे हैं वो लोगों में वितरित किए गए। और युवा मोर्चा के अध्यक्ष तिलक राज ने ये बात कही कि हिमाचल प्रदेश में जहां एक तरफ बेरोजगारी है, युवा जो है वो नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकार वो समोसे की जो जांच है उसमें जो है वो उलझी हुई है। और इस तरह का जो जनता के प्रति जो ध्यान दिया जाना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा, और युवाओं की कोई भी यहाँ पर देखरेख नहीं की जा रही है। तो युवाओं को रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो समोसे की तलाश में जुटी हुई है। तो आज प्रदर्शन उन्होंने किया है, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने। भाजपा जो है वो पूरी तरह से मुखर हो चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री ने भी उन्हें कड़ा जवाब जो है यहाँ पर दिया है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक और प्रवक्ता हैं रणधीर शर्मा, उन्होंने भी आज एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय जो है वो किस किस विधानसभा क्षेत्र में खुलेंगे, क्योंकि कांग्रेस के जो विधायक है वो भी परेशान है और वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके विधानसभा क्षेत्रों में भी जो है वो मुख्यमंत्री कार्यालय खुले, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अपनी धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर के इलाके जो विधानसभा क्षेत्र है देहरा में, वहां पर एक मुख्यमंत्री कार्यालय का उद्घाटन किया है। तो ऐसे में इंतजार जो है वो दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में भी किया जा रहा है कि वहां पर भी मुख्यमंत्री कार्यालय खुले। तो उन्होंने पूछा है कि कहां कहां पर ये कार्यालय खुलेंगे, तो सरकार इसके बारे में जानकारी दे। अन्य खबरों की बात करें तो किन्नौर में सेना का एक हथियार रखने वाला जो आयुध डिपो होता है उसको लेकर सालों से मामला जो है वो अटका हुआ है। जो शिमला में डीसीएसपी की प्रेस जो कॉन्फ्रेंस जो है इनकी यहाँ पर हुई, सम्मेलन 2 दिवसीय यहाँ पर हुआ, उसमें ये मुद्दा जो है वो सामने आया, जिस पर मुख्य सचिव जो है प्रदेश के प्रबोध सक्सेना, उन्होंने कहा है कि अलग से वो इस संबंध में बैठक लेंगे, क्योंकि किन्नौर में फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो लागू होता है और वहाँ के लोग जो जन सुनवाई वहाँ पर हुई है, लोग जो है वहाँ पर वो ग्राम सभा की बैठकों में ज़मीन नहीं दे रहे हैं इस सेना के महत्वपूर्ण डिपो को, क्योंकि किन्नौर की जो सीमाएं हैं वो चीन के साथ सटी हुई है और चीन के साथ जो है वो भारत देश के संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। ऐसे में महत्वपूर्ण है कि किन्नौर में एक आयुध डिपो जो है वो खोला जाए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर जो है वहाँ से हथियारों की सप्लाई जो है वो सेना को हो सके। तो पहले ये आयुध डिपो जो है वो लिपा में बनाया जाना था, लिपा में इसके लिए ज़मीन देखी गई थी, लेकिन लोगों ने ज़मीन नहीं दी। अब इसे जो है वो बदलकर मूलिंग में जो है वो स्थापित करने की एक योजना है, जिसको लेकर मुख्य सचिव बैठक करेंगे और अधिकारियों से इस मसले पर चर्चा करेंगे। इसी तरह से बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के ग्रीन बोनस को लेकर। तो हिमाचल बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाए बैठा है कि उसे ग्रीन बोनस जो है वो केंद्र सरकार से मिले, क्योंकि राज्य में अधिकांश जो क्षेत्रफल है वो वन क्षेत्र है और वनों को बचाने का पूरी जिम्मेदारी जो है वो हिमाचल सरकार ने ले रखी है। हिमाचल देश में हरियाली फैलाने वाला जो है वो सबसे बड़ा राज्य है इस क्षेत्र में, और वन क्षेत्र यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में ग्रीन बोनस की डिमांड जो है वो लगातार हिमाचल सरकार की तरफ से केंद्र से उठाई जा रही है। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण इसमें बात यह भी है कि अगर ग्रीन बोनस हिमाचल प्रदेश को मिल जाता है तो आर्थिक रूप से हिमाचल प्रदेश को कुछ इसमें मदद मिलेगी, क्योंकि अब 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें जो है वो अपने अंतिम दौर में है और अगले साल वो सिफारिशें जो है वो क्लोज हो जाएंगी। उसके तहत जो अगले साल राशि हिमाचल प्रदेश को आर्थिक रूप से मिलनी है वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो ऐसे में अगर ग्रीन बोनस मिलता है तो अगला जो 16वां वित्त आयोग है उसकी भी अगर राशि कम हो जाती है तो ग्रीन बोनस से हिमाचल प्रदेश को सहारा मिलेगा। तो ये मददगार जो है वो हिमाचल प्रदेश के लिए हो सकता है। ऐसे में उम्मीद यही करेगा, हर हिमाचली जो है इस वक्त यही उम्मीद कर रहा है कि ग्रीन बोनस हिमाचल प्रदेश को मिल जाए, ताकि हिमाचल जिस तरह से पेड़ों को जो है वो संरक्षण यहाँ पर किया जा रहा है उसका फल जो है वो राज्य के लोगों को भी मिले और सरकार को भी उससे जो है वो आर्थिक मदद मिल सके। तो देखना होगा कि केंद्र सरकार इसमें कितनी महत्वपूर्ण कितनी मदद जो है वो हिमाचल प्रदेश की कर पाती है। वोकेशनल ट्रेनरों की हम बात करें तो वोकेशनल ट्रेनर अभी भी हड़ताल पर बैठे हुए हैं शिमला के चौड़ा मैदान पर। ठंड का मौसम है और कड़कड़ाती इस ठंड में भी ये जो है वो डटे हुए हैं ट्रेनर, और इनकी मांग जो है वो लगातार चल रही है। इनके साथ जो है वो पिछले कल बैठक हुई थी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उनकी, लेकिन ये बैठक जो है वो बेनतीजा निकली है, बेनतीजा रही है। ये जानकारी हम आपको दे रही है, अपडेट है इस मामले में। वोकेशनल ट्रेनरों के साथ जो सरकार की बातचीत हुई प्रोजेक्ट डायरेक्टर के माध्यम से वो पूरी तरह से बेनतीजा निकल रही है, और उसमें ये वोकेशनल ट्रेनरों ने बात कही है कि उन्हें जो है वो
उन्हें लिखित रूप में जो है वो आश्वासन यहाँ पर दिया जाए। वर्बली उनको आश्वासन जो है वो दिया जा रहा है, लेकिन उससे वो अभी भी जो है वो उसके हक में नहीं है। तो ऐसे में लिखित में आश्वासन ये लोग मांग रहे हैं, और इनकी मांग है कि कंपनियों के अधीन ना रखकर उन्हें शिक्षा विभाग के अधीन जो है वो लाया जाए। बेशक उनका वेतन जो है वो उसमें बढ़ोतरी ना की जाए, लेकिन उन्हें शिक्षा विभाग के अधीन लाया जाए, कंपनियों को हटा दिया जाए। तो इस तरह की मांग है, और अभी भी इनकी मांग पूरी नहीं हुई है। सरकार के साथ इनका जो विवाद है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट की सीनियरिटी की अगर हम बात करें तो अनुबंध कर्मचारियों को वरिष्ठता का लाभ जो है वो वित्तीय लाभ कब से मिलेगा, इसको लेकर अभी भी संशय कायम है। आपको बता दें, इस पर स्थिति अभी तक साफ नहीं हो पाई है। हालांकि अदालतों से कई तरह इसमें जो है वो आदेश आ चुके हैं। सीनियरिटी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के पीरियड से ही सीनियरिटी देने का जो है वो आदेश आ चुका है। कई मामलों में ये आदेश हुए हैं। कई विभागों ने भी इन आदेशों को की अनुपालना जो है वो सुनिश्चित करने के लिए पत्र जारी किए हैं। शिक्षा विभाग ने भी ऐसा पत्र जारी किया है, मगर अब तक ये क्लैरिटी इसमें नहीं हो पा रही है कि ये वित्तीय लाभ जो है वो इन कर्मचारियों को, इन शिक्षकों को या JOIT जो लगे हैं उनको जो है वो कब से मिलेगा। JOIT का ये वरिष्ठता का मामला है, जो अनुबंध से सीनियरिटी, उनको अनुबंध कार्यकाल से सीनियरिटी मिलनी है। तो ये वित्तीय लाभ कब तक उनको हासिल होगा, इसे लेकर अभी भी संशय पूरी तरह से कायम है। प्रदेश विश्वविद्यालय की बात करें तो BEd सीटों के लिए काउंसलिंग डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, क्योंकि विश्वविद्यालय से संबंधित जितने भी कॉलेज है वहाँ पर मैनेजमेंट कोटा की जो सीटें हैं वो भरी नहीं जा पा रही है, उसके लिए आवेदन नहीं हो पा रहे हैं। तो 1200 सीटें अभी भी खाली पड़ी हैं, और इन सीटों को भरने के लिए एक बार फिर से डेट को एक्सटेंड किया गया है, और ये डेट अब 14 नवंबर को रखी गई है। 14 नवंबर को विश्वविद्यालय में इसकी काउंसलिंग होगी, और उसके बाद देखा जाएगा कि कितनी सीटें इसमें भर्ती है। जबकि अंकों की जो शर्त थी उसको भी विश्वविद्यालय ने हटा दिया है, बावजूद इसके भी ये सीटें जो है वो मैनेजमेंट कोटा की BEd में ये नहीं भर पा रही हैं। तो ऐसे में BEd काउंसलिंग के लिए अब 14 नवंबर को देखना होगा कि कितने छात्र जो है वो आते हैं, क्योंकि इनको जो है, जो चयनित छात्र हैं उनको 25,000 रुपये की राशि जो है वो पहली किस्त के रूप में जमा करनी पड़ेगी। बात करेंगे हम प्रदेश के बिजली बोर्ड कर्मचारियों को लेकर, तो कर्मचारियों की महत्वपूर्ण बैठक जो है वो बोर्ड प्रबंधन के साथ, जो ज्वाइंट फ्रंट बना है कर्मचारियों और अभियंताओं का बिजली बोर्ड में, उसकी बैठक अब बोर्ड मैनेजमेंट के साथ सोमवार को रखी गई है, और सोमवार को इनको बैठक के लिए बुलाया गया है। पिछले कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैठक ली इन ज्वाइंट फ्रंट के नेताओं के साथ, और इन नेताओं ने जो है वो अपने मुद्दों को उनके समक्ष रखा, जिसके बाद मामला अब मैनेजमेंट के पास गया है, और मुख्यमंत्री के निर्देशों पर ही सोमवार को ये बैठक जो है वो तय की गई है। तो बैठक होगी, इस बैठक में क्या नतीजा निकलता है उस पर डिपेंड करेगा कि आगे बिजली बोर्ड के कर्मचारी और अभियंता संघर्ष को अपने आगे बढ़ाएंगे या फिर ये संघर्ष यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो अभी मामला जो है एक ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन को लेकर है, क्योंकि बिजली बोर्ड में एक ट्रांसमिशन विंग है, वो उसकी ट्रांसफर जो है वो ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन में की जानी है। इसको लेकर एक मसला खड़ा हुआ है, उस पर कर्मचारी जो है वो लगातार विरोध जता रहे हैं। इसके अलावा उनका OPS का मामला है, 51 अभियंताओं के जो है वो पद समाप्त किए गए हैं, उसका मसला है। आउटसोर्स कर्मचारी थे, जो चालक थे, 81 चालक, उनको बाहर निकाला गया है, उनकी बहाली का मसला है। तो तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सोमवार को बिजली बोर्ड के प्रबंधन के साथ जो है वो बैठक होनी है, और इस बैठक में क्या नतीजा निकलता है इसकी भी जानकारी हम आपको जरूर देंगे। उधर प्राइवेट बस ऑपरेटर जो है हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर HRTC की JNNURM के तहत, मिशन के तहत जो बसें मिली है वो क्लस्टर से बाहर चलाई जाती हैं, तो वो कोर्ट में जाएंगे, अदालत में इसे जो है वो चुनौती देंगे। ये चेतावनी दी थी। इसका एक शिकायत भरा पत्र जो है वो परिवहन निदेशक को दिया गया था। तो परिवहन निदेशक ने बैठक के लिए, जो प्राइवेट बस ऑपरेटर संघ है उसके पदाधिकारियों को बैठक के लिए बुलाया है। मंगलवार को ये महत्वपूर्ण बैठक परिवहन निदेशालय में होगी, और इसमें चर्चा की जाएगी। सबूत मांगे गए हैं परिवहन निदेशक के द्वारा कि कौन कौन सी ऐसी बसें हैं जो JNNURM के तहत HRTC को मिली थी और वो क्लस्टर से बाहर चलाई जा रही है। तो ये सबूत लेकर जो है वो प्राइवेट बस ऑपरेटर जाएंगे। देखना होगा कि इस बैठक का क्या नतीजा निकलता है और इसमें क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। उसके बाद HRTC से भी इस पर जवाब तलबी की जाएगी। ऊना के एक उद्योग पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी कार्रवाई की है। आपको बता दें, गगरेट के एक गांव में जो है वो एक टाइल्स का उद्योग है, टाइलें बनाने का उद्योग है।
उसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बार बार नोटिस दिया, लेकिन जो जरूरी स्वीकृतियां थी उद्योग लगाने के लिए वो इन्होंने हासिल नहीं की थी। और इसके चलते जो है वो अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो सदस्य सचिव हैं अनिल जोशी, उन्होंने आदेश जारी किया है कि इनकी बिजली जो है वो कनेक्शन काट दिया जाए। और इस पर जो है वो बिजली बोर्ड की तरफ से एक्शन भी ले लिया गया है, बिजली काट दी गई है इस उद्योग की। और जो 15 दिनों के भीतर जो है वो इसमें जवाब तलबी की गई है कि आगे इसमें जो है वो क्या कुछ करना है। वो अपील में भी जा सकते हैं उद्योग वाले। तो इस उद्योग के खिलाफ फिलहाल जो है वो बिजली कनेक्शन काटने के आदेश दिए गए हैं। तो ये टाइल से जुड़ा हुआ उद्योग है जिसने वांछित स्वीकृतियां जो है वो प्राप्त नहीं की थी। राजस्व विभाग में आज 4 तहसीलदार डिमोट किए गए हैं। हम आपको रोजाना कोई ना कोई प्रमोशन की जो है वो खबरें देते रहते हैं कर्मचारियों की, लेकिन ये पहली बार है कि राजस्व विभाग में 4 नायब तहसीलदारों को जो है वो डिमोट करके कानून को बना दिया गया है। पिछले कल हाई कोर्ट का एक आदेश आया था और उसका अनुसरण करते हुए आज अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व ओंकार शर्मा ने ये आदेश जारी किए हैं कि उन वरिष्ठता सूची को जो है वो उना की वरिष्ठता सूची जो थी राजस्व विभाग के कानूनों की, उसे जो है वो संशोधित किया जाए। और संशोधित करने के साथ ही उसमें 4 नायब तहसीलदारों को वापस डिमोट करके जो है वो कानून को बना दिया गया है। इनमें आपको बता दें कौन कौन है। इकबाल सिंह है जिन्हें डिमोट किया गया है, उनके साथ प्रवेश कुमारी है, शुभ कुमार है और रमन कुमार है। ये 4 नाम हैं जिनको डिमोट किया गया है और इनको नायब तहसीलदार पहले बनाया गया था, लेकिन वरिष्ठता सूची को अदालत में चुनौती दी गई थी। उसी चुनौती के आधार पर उस पर जो आदेश हाईकोर्ट का आया उसको लेकर आज जो है वो फैसला यहाँ पर लिया गया है। आपको मौसम की भी खबर देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें आज एक मैच हुआ अधिकारियों के बीच में। आईएएस अधिकारी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा कैडर के अधिकारी हैं, उनका मैच था आज आईपीएस अधिकारियों के साथ, पुलिस सेवा अधिकारियों के साथ। तो इस क्रिकेट मैच में आईपीएस अधिकारी एक बार फिर से हार गए हैं। पिछले साल भी इनकी क्रिकेट मैच में जो है वो हार हुई थी और इस बार भी ये हार गए हैं। तो आईएएस अधिकारी एक बार फिर से आईपीएस अधिकारियों पर भारी पड़े हैं। शनिवार को शिमला के बीसीएस ग्राउंड में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के बीच में ये क्रिकेट मैच खेला गया। इसमें मुकाबले में 10 रनों से जो है वो मात दे दी आईपीएस। बल्लेबाजी करते हुए दिया। आईएएस अधिकारियों की तरफ से राकेश प्रजापति ने सबसे ज्यादा 43 रन बनाए। उतरी 78 रन ही बना सकी और 10 रनों से जो है वो आईपीएस अधिकारी इस साल भी ये मैच हार गए हैं। तो ये थी आज की खबर। इसके अलावा आपको बता दें मौसम की जानकारी। तो मौसम 11 तारीख से अब करवट बदलने वाला है। परसों मंगलवार सोमवार से जो है वो मौसम में जो है वो बदलाव यहाँ पर देखा जाएगा। हिमाचल प्रदेश में ठंडी का दौर जो है उस वक्त शुरू हो चुका है और कई क्षेत्रों में धुंध छाने की चेतावनी जो है वो मौसम विभाग ने दी है। आपको बता दें मंडी और बिलासपुर क्षेत्र के जो जलाशय क्षेत्र हैं वहां पर मौसम ने जो है वो करवट अभी बदल दी और धुंध के आगोश में वहां के इलाके आ चुके हैं। और मौसम विभाग ने वाहन चालकों को इस संबंध में चेतावनी दी है कि वो संभल कर चलें, ध्यान से चलें और सतर्कता बरतें इस मौसम में। तो आज भी कई क्षेत्रों में जो है वो धुंध पाई गई है। कई धीरे धीरे जिस तरह से अब मौसम बदलता रहेगा तो धुंध के आगोश में पूरा हिमाचल प्रदेश आना शुरू हो जाएगा। तो मौसम विभाग की ये चेतावनी रही है जिस पर जो है वो सतर्कता बरतनी बेहद जरूरी है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि प्रदेश के जो मध्यम क्षेत्र है वहां पर जो है वो बारिश की भी चेतावनी दी गई है 11 तारीख के बाद। और 11 तारीख से ही उच्च पर्वतीय जो क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश के वहां पर बर्फबारी होने की भी संभावना जताई गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कल आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। देखते और पढ़ते रहे दिव्य हिमाचल।